हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई थिंक आप सभी बढ़िया होंगे और बढ़िया से अपनी तैयारियां आगे कंटिन्यू कर रहे होंगे। बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 10th की साइंस का थर्ड चैप्टर है वो पढ़ेंगे, जिस चैप्टर का नाम है धातु और अधातु, यानी मेटल और नॉन मेटल है। इनके बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे कि धातु और अधातु है, इनके भौतिक गुणधर्म क्या है, इनके रासायनिक गुणधर्म क्या है, धातु और अधातु के अंदर डिफरेंस क्या है, और ये किसी भी अन्य धातु या अन्य अधातु है या फिर जल वगैरह है उनसे कैसे रिएक्शन करती हैं, उसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि धातु है वो क्या होती है, यानी मेटल क्या होता है। मेटल है वो कठोर, चमकीले, आघात वर्धनीय, तन्नीय, ध्वनिक और उष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। ऐसे पदार्थों को हमें वो धातु कहते हैं। तो धातु के कैसे हो गए कि धातु हैं वो कठोर होते हैं, चमकीले होते हैं, आघात वर्धनीय होते हैं, इनके अंदर तन्यता का गुण पाया जाता है और इनको पीटने पर ध्वनि उत्पन्न करती हैं, और ये विद्युत और उष्मा का है वो कुचालक होते हैं। आगे सामान्यतः चमकदार और पीटने पर आवाज करने वाले तत्व होते हैं वो धातु होते हैं, जैसे कि आयरन है, टिन है, कॉपर है, गोल्ड है, जिंक है, स्टील है, ये है सब मेटल है। हम अपने चारों और अलग अलग प्रकार की सामग्री देखते हैं और उन्हीं में से अनेक सामग्रियों को हम अपने दैनिक जीवन में प्रयोग में भी लेते हैं, जैसे कि ये नट बोल्ट हो गए, ये सभी हैं वो धातु है। उस धातुओं में कुछ उदाहरण हैं वो दे रखे हैं, जैसे कि सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, आयरन है, एल्यूमिनियम है, कैल्शियम है, बेरियम है, ये सब हैं वो धातु हैं। यहाँ पर धातुओं के कुछ भौतिक गुणधर्म है वो दे रखे हैं, जैसे कि धातु ठोस और चमकीले होते हैं, धातु उष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं, धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है और ये आघात वर्धनीय होते हैं, इनके अंदर इनको पीटने पर ये वो ध्वनि उत्पन्न करते हैं। आगे हम इनको विस्तार से जानेंगे कि कौन कौन से हैं वो धातुओं के भौतिक गुण हैं। सबसे पहले जान लेते हैं आघात वर्धनीयता है वो क्या होती है। कुछ धातुओं को पीट कर वो पतली चादरों के रूप में फैला सकते हैं, मतलब धातुओं को गर्म करके पीटने पर उनकी है वो चद्दर है वो बनाई जा सकती हैं। इसे हम आघात वर्धनीयता कहते हैं। ये सबसे अधिक है वो ये अपने सोने और चांदी के अंदर है वो पाई जाती है आघात वर्धनीयता। इसके बाद सेकंड करेक्टर है वो है तन्यता। तन्यता क्या होता है कि धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता है, उसको है वो तन्यता कहते हैं। मतलब धातु को गर्म करके इनको खींचने पर है वो तन्नी होकर लंबी तार के समान है वो संरचना का निर्माण हो जाता है। इसमें है वो सिल्वर और कॉपर है, ये उष्मा के सबसे अधिक है वो चालक होते हैं। मतलब उष्मा के सर्वश्रेष्ठ चालक कौन है, सिल्वर और कॉपर है। इसकी तुलना में लोहा और मरकरी है ये विद्युत के उष्मा के है वो कुचालक होते हैं। मतलब चालक कौन हो गए उष्मा के, सिल्वर और कॉपर, और कुचालक कौन हो गया, लोहा यानी आयरन और मरकरी हो गया। आगे देखते हैं। आगे पॉलीविनाइल क्लोराइड या पीवीसी तथा रबर जैसी सामग्री होती हैं वो विद्युत और उष्मा की है वो कुचालक होती है। हम घरों में देखते हैं कि वायरिंग वगैरह वाला तार होता है, उस पर है वो रबड़ की एक परत चढ़ी होती है, वो उष्मा का और विद्युत का है वो कुचालक होती है। और पीवीसी है पॉलीविनाइल क्लोराइड, जो पाइप वगैरह बने होते हैं। आगे ध्वनि। ध्वनि है वो धातु का एक भौतिक गुण है, इसको पीटने पर है वो एक ध्वनि पैदा होती है। ये इसका धातु का है एक भौतिक गुणधर्म है। इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं अधातु के बारे में। अधातु क्या होती है कि जो पदार्थ नरम, मलिन, भंगुर, उष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं उन्हें हमें वो अधातु कहते हैं। इनके अंदर ध्वनिक प्रकृति है वो नहीं पाई जाती हैं तथा ये नरम होते हैं। हथौड़े की हल्की चोट पर ये टूट कर चूरा हो जाते हैं, मतलब ये भंगुर प्रकृति के होते हैं और ध्वनि का गुण है इसके अंदर नहीं पाया जाता। और ये उष्मा और विद्युत है इनका क्या होते हैं, कुचालक होती है। ऐसे पदार्थ होते हैं जिन्हें हम अधातु कहते हैं। उदाहरण के लिए कोयला है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, फॉस्फोरस है, ये है अधातु के उदाहरण है। तो अधातु क्या होगी, ये नरम प्रकृति की होती हैं, भंगुर प्रकृति की होती हैं, उष्मा और विद्युत के कुचालक होती हैं और इनकी हल्की चोट करने पर भी ये टूट कर वो चूरा चूरा हो जाता है और इनके अंदर ध्वनि का गुण है वो नहीं पाया जाता है।
वो कोई पूछ ले आपको कि धातु और अधातु के अंदर क्या है, इनके इनके बीच में वो डिफरेंस क्या है, तो आप ये बता सकते हो कि धातु होती है वो विद्युत का सुचालक होती हैं, जबकि अधातु कुचालक होती हैं। इसके अलावा धातुएं वो कठोर होती हैं और अधातुएं भंगुर प्रकृति होती हैं। धातुएं वो उष्मा का भी कुछ सुचालक होती हैं, जबकि अधातुएं वो कुचालक होती हैं। और धातु के अंदर ध्वनि का गुण पाया जाता है और अधातु के अंदर ध्वनि का गुण है वो नहीं पाया जाता है। इसके अलावा वो आघात वर्धन्यता और तन्यता का गुण है वो धातु के अंदर पाया जाता है, जबकि अधातु के अंदर ऐसा नहीं पाया जाता है। अधातु का उदाहरण देख लीजिए, ऑक्सीजन हो गई, हाइड्रोजन हो गई, नाइट्रोजन है, सल्फर है, फॉस्फोरस है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये सब है, ये अधातुओं का उदाहरण है। यहाँ कुछ अधातुओं के भौतिक गुणधर्म दे रखे हैं कि अधातुएं ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में पाई जाती हैं। ये मलिन होती हैं, भंगुर प्रकृति होती हैं, इनमें ध्वनि का गुण है वो नहीं पाया जाता है। उष्मा और विद्युत की ये क्या होती है, कुचालक होती है। आई थिंक आपको धातु और अधातु के बारे में समझ आ गया होगा। बेसिक डिफरेंस क्या है, वो अधातु है ब्रोमीन को छोड़कर या तो ठोस होती है या गैस होती है। मतलब ब्रोमीन एकमात्र ऐसी अधातु है ब्रोमीन जो कि तरल रूप में पाई जाती है। बाकी सभी अधातुएं हैं वो ठोस या गैस रूप में होती है, जबकि ब्रोमीन एकमात्र ऐसी अधातु है जो कि अपने तरल रूप में पाई जाती है। आगे कुछ धातुओं और अधातुओं के गुणधर्म दे रखे हैं कि सभी धातुएं मरकरी या पारा को छोड़कर कमरे के ताप पर है वो ठोस अवस्था में पाई जाती है, जबकि मरकरी है वो कमरे के ताप पर क्या होती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो कोई आपको पूछ ले कि ऐसी कौन सी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो मरकरी या पारा है। और कोई ये पूछ ले कि ब्रोमीन है जो कि अधातु है, वो तरल अवस्था में पाई जाती है। तो ब्रोमीन तो तरल अवस्था में वो है अधातु, और पारा है वो है क्या है, धातु है। पारा को हम मरकरी भी कहते हैं। ये धातु है और ये कमरे के ताप पर है वो द्रव अवस्था में वो पाई जाती है। और इसके अलावा गैलियम और सीजियम दो ऐसी धातु हैं जिनका गलना बहुत ही कम होता है, इन्हें हथेली पर रखने पर ही पिघल जाते हैं। तो ऐसे कौन से तत्व हैं या कौन सी धातु हैं जिनके गलना के बहुत कम होता है तथा उनको हथेली पर रखने पर वो पिघल जाते हैं, तो उनके अंदर उदाहरण हो जाएगा गैलियम और सीजियम हो जाएगा। और आयोडीन एक ऐसी अधातु है जो चमकीली है। मतलब आयोडीन है तो अधातु, परंतु ये क्या है, चमकीली है। चमक का गुण है वो धातु का है, जबकि आयोडीन एक अपवाद है, ये अधातु होते हुए भी चमकीली होती है। इसके अलावा सात धातु जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम इतना मुलायम होता है कि इन्हें चाकू से भी काटा जा सकता है तथा इनका गलनांक और घनत्व है वो बहुत ही कम होता है। मतलब ऐसी कौन सी धातु हैं जिनको चाकू से काटा जा सकता है, सोडियम हो गया है, पोटेशियम हो गया है, इनको है चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तथा सोडियम और पोटेशियम है, इनके अंदर एक और गुण पाया जाता है कि ये वायु की उपस्थिति में है वो आग पकड़ देते हैं, इसलिए सोडियम पोटेशियम है इनको केरोसिन के अंदर रखा जाता है। आगे कार्बन अधातु के बारे में बता रखा है। ये कार्बन एक अधातु है जो अलग अलग रूपों में पाई जाती हैं। इसके प्रत्येक रूप है इसको कार्बन का अपरूप कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हीरा है, ग्रेफाइट है, फुलरीन है, ये सब है वो कार्बन के अपरूप है। कार्बन क्या है, एक अधातु है और इसके ये हीरा है, ग्रेफाइट है, फुलरीन है, ये इसके है वो अपरूप है। सबसे पहले हम वो हीरा के बारे में जान लेते हैं कि हीरा क्या होता है। हीरा है वो एक कार्बन का अपरूप है जो अब तक ज्ञात पदार्थों में सबसे कठोर है पदार्थ है। इसका क्वथनांक और गलनांक है वो बहुत ही अधिक होता है। तो हीरा क्या है, ये कार्बन का एक अपरूप है जो कि बहुत ही कठोर पदार्थ है और इसका क्वथनांक और गलनांक है वो बहुत अधिक होता है। सेकेंड कार्बन का अपरूप है वो है ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट है वो विद्युत का अच्छा चालक होता है। और फुलरीन है, ये भी एक कार्बन का अपरूप है जो कि 60 कार्बन अणुओं से बना होता है। इसकी संरचना है वो फुटबॉल की तरह होती है। तो हीरा है, ग्रेफाइट है और फुलरीन ये कार्बन के अपरूप है। हीरा है सबसे कठोरतम पदार्थ है जिसका गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक होता है। ग्रेफाइट है ये भी एक कार्बन अपरूप है जो कि विद्युत का चालक है। और फुलरीन है वो 60 कार्बन अणुओं से बना होता है और इसकी संरचना है वो फुटबॉल जैसी होती है। आगे एक नोट दे रखा है कि अधिकांश अधातुएं पानी में घुलने पर अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं, जबकि धातुएं हैं वो पानी में घुलकर
सारी ऑक्साइड बनाती हैं। तो अधातुएं वो पानी में घुलकर अम्लीय ऑक्साइड का निर्माण करती हैं और धातुएं हैं वो जल के अंदर घुलकर सारी ऑक्साइड का निर्माण करती हैं। यहाँ अब आगे हम देखेंगे धातुओं के रासायनिक गुणधर्म है। जैसे कि सभी धातुएं हैं ऑक्सीजन से मिलकर धातु ऑक्साइड का निर्माण करती हैं। दे रखा है कि धातुएं हैं वो ऑक्सीजन से क्रिया करके धातु ऑक्साइड का निर्माण है वो कर रहा है। आगे रिएक्शन देख लेते हैं इसकी। जैसे कि कॉपर है, कॉपर ऑक्सीजन से क्रिया करके कॉपर ऑक्साइड का निर्माण कर रहा है। मतलब कॉपर एक धातु हो गई, ये ऑक्सीजन से क्रिया करके कॉपर ऑक्साइड है इसका निर्माण है वो कर रहा है। इसी प्रकार है ये एल्यूमिनियम है, ये ऑक्सीजन से क्रिया करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड का निर्माण है वो कर रही है। आगे हम उभयधर्मी के बारे में पढ़ेंगे कि उभयधर्मी है वो क्या होते हैं। कुछ धातु ऑक्साइड है जैसे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड है या जिंक ऑक्साइड है, ये अम्लीय और क्षारीय प्रकृति है दोनों प्रदर्शित हैं वो करते हैं। ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। इसके अलावा एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया, जिंक ऑक्साइड हो गया, इसके अलावा बेरियम ऑक्साइड है और इसके अलावा लेड ऑक्साइड है। ये सभी हैं ये उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं। जैसे कि एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गया, बेरियम हो गया, लेड हो गया, ये उभयधर्मी की प्रकृति के होते हैं जो कि अम्ल और क्षार हैं वो दोनों के साथ हैं वो रिएक्शन करते हैं और ऑक्साइड का निर्माण है वो करते हैं। आगे हैं धातु ऑक्साइड है वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं। जैसे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ रिएक्शन करके एल्यूमिनियम क्लोराइड का लवण और जल है वो उसका निर्माण करता है। आगे समीकरण दे रखे हैं कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ये HCl से रिएक्शन करके एल्यूमिनियम क्लोराइड और जल का निर्माण करता है। एल्यूमिनियम क्लोराइड है ये लवण है। तो धातु ऑक्साइड है वो अम्ल से रिएक्शन करके लवण और जल का निर्माण है वो करता है। आगे दे रखा है कि धातु ऑक्साइड है वो क्षारक से अभिक्रिया करके है वो क्या बनाता है। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करके सोडियम एल्यूमिनेट और जल का निर्माण करते हैं। इसकी रिएक्शन है आगे दे रखी है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब धातु ऑक्साइड है वो क्षार से रिएक्शन करके सोडियम एल्यूमिनेट का निर्माण करती हैं और इसके साथ ही साथ है वो जल का निर्माण करती हैं। तो धात्विक ऑक्साइड हो या अधात्विक ऑक्साइड हो ये अम्ल या क्षार के साथ रिएक्शन करके हैं वो लवण और जल का निर्माण है वो करती हैं। आगे देख रखा है धातु ऑक्साइड का जल में घुलनशीलता। अधिकांश धातु ऑक्साइड हैं वो जल में अघुलनशील होते हैं, परंतु इनमें से कुछ जल में घुलकर हैं वो क्षार बनाते हैं। सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड है दो ऐसे ऑक्साइड हैं जो जल में घुलकर हैं वो क्षार का निर्माण है वो करते हैं। सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड हैं घुलने पर क्रमशः सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं। इसकी रिएक्शन आगे दे रखी है कि सोडियम ऑक्साइड है ये जल से रिएक्शन करके सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड है ये जल से रिएक्शन करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है वो उसका निर्माण करता है। तो क्या हो गया कि धातु ऑक्साइड है वो जल में घुलकर है वो क्षार का निर्माण है वो करता है। आगे दे रखा है धातुओं का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। अलग अलग धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर अलग अलग अभिक्रियाशीलता प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि सोना और प्लेटिनम और चांदी है ये ऑक्सीजन से बिल्कुल भी अभिक्रिया वो नहीं करती हैं। तो ऐसे कौन कौन सी धातुएं हो गई हैं जो ऑक्सीजन से बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं करती हैं। इनमें उदाहरण हो जाएगा सोना है, प्लेटिनम है और चांदी है। आगे दे रखा है कि सोडियम और पोटेशियम है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया कैसे करती हैं। कुछ धातुएं सोडियम पोटेशियम इतनी अधिक तेजी से ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती हैं, यदि इनको खुला छोड़ा जाए तो तेजी से आग है वो पकड़ लेती है। यही कारण है कि इनको अचानक आग लगने से बचने के लिए इनको है वो केरोसिन के तेल के अंदर है डुबो के रखते हैं। केरोसिन के तेल के अंदर है वो डुबो कर रखते हैं। तो ये सोडियम और पोटेशियम ये इनको खुला छोड़ने पर ये ऑक्सीजन से वो तेजी से रिएक्शन करके आग पकड़ लेते हैं। इससे बचाने के लिए हमें इनको वो केरोसिन के तेल के अंदर है वो रखते हैं। तो सोडियम और पोटेशियम ऐसी धातुएं हैं जो ऑक्सीजन से वो तेजी से रिएक्शन करती हैं और इनको बचाने के लिए वो केरोसिन के अंदर है वो रखते हैं। और ऐसी कौन कौन सी धातुएं होगी जो ऑक्सीजन से रिएक्शन भी नहीं करती हैं।
तो सोना और प्लेटिनम है, चांदी है। और कुछ अधातुएं रक्षक नक कवच बनाते हैं। साधारण ताप पर धातुओं की सतह जैसे कि मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, सीसा है, इनकी इत्यादि पर ऑक्साइड की पतली परत का निर्माण हो जाता है। ये रक्षात्मक कवच हैं, इन्हें आगे ऑक्सीकरण से बचाता है। इसका एक बहुत बड़ा फायदा धातुओं को ये मिलता है कि ये इनकी ऑक्साइड की वजह से संसारित होने से वो बच जाती हैं। मतलब इनको खराब होने से बचाने के लिए इनके ऊपर ऑक्साइड की परत है वो चढ़ा देते हैं। कुछ धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती हैं। गर्म करने पर आयरन का दहन तो नहीं होता है, लेकिन जब ये इनको अत्यधिक हम गर्म करते हैं लोहे के चूर्ण को, तब वो एक अंगारे के रूप में वो बदल जाता है और तेजी से वो जलने लगता है। तांबे के दहन तो नहीं होता है, लेकिन इनको गर्म करने पर कॉपर ऑक्साइड की काले रंग की परत है वो चढ़ जाती हैं। आगे दे रखा है सिल्वर और गोल्ड अत्यधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्शन नहीं करते। ये हमने पहले भी पढ़ा है कि सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम है अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन से वो क्रिया नहीं करती हैं, जबकि ये सोडियम और पोटेशियम है ये अत्यधिक हैं वो ज्वलनशील पदार्थ होते हैं। ये ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही सीधे आग पकड़ देते हैं। इसके लिए इनको बचाने के लिए इनको केरोसिन के तेल के अंदर है वो रखते हैं। आगे दे रखा है एनोडीकरण। एनोडीकरण एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की एक प्रक्रिया है, जो वायु के संपर्क में आने पर एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड की पतली परत का निर्माण हो जाता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत इसे संसरण से बचाती है। इस परत को मोटा करके इसके संसरण से अधिक है वो सुरक्षित किया जा सकता है। एल्यूमिनियम को खराब होने से बचाने के लिए वो एनोडीकरण की प्रक्रिया है वो अपनाई जाती है, जिससे क्या होते हैं कि एल्यूमिनियम है ऑक्सीजन से रिएक्शन करके एक मोटी परत का निर्माण कर देते हैं, जिसके कारण ये वो है खराब होने से बच जाती हैं। आगे दे रखा है एल्यूमिनियम का एनोडीकरण वो किस प्रकार होता है। एनोडीकरण के लिए एल्यूमिनियम की एक साफ वस्तु को एनोड बनाकर तनु सल्फ्यूरिक एसिड के साथ विद्युत अपघटन किया जाता है। एनोड पर उत्सर्जित ऑक्सीजन गैस एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड की ये मोटी परत का निर्माण है वो कर देती है। इस ऑक्साइड की परत को आसानी से रंग कर एल्यूमिनियम की आकर्षक वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। तो एल्यूमिनियम का एनोडीकरण वो किस प्रकार किया जाता है कि एल्यूमिनियम की एक साफ वस्तु है उसको एनोड बनाकर तनु सल्फ्यूरिक एसिड के साथ विद्युत अपघटन करवाया जाता है। तब एनोड पर है वो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन गैस है एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया करके उसका ऑक्साइड की एक मोटी परत का निर्माण कर देते हैं, और फिर इस ऑक्साइड युक्त एल्यूमिनियम को रंग वगैरह लगाकर कुछ आकर्षक वस्तुएं वगैरह बनी जा सकती हैं। आगे देखते हैं जल के साथ धातु रिएक्शन करके क्या कुछ उत्पाद है वो बनाते हैं। तो जल के साथ अभिक्रिया करके धातु हाइड्रोजन गैस और धातु ऑक्साइड है उत्पन्न करती हैं। जो धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील है और जल में घुलकर धातु हाइड्रोक्साइड का निर्माण है वो करती है। तो धातु है वो जल के साथ रिएक्शन करके धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती है। आगे धातु ऑक्साइड है वो जल से रिएक्शन करके धातु है हाइड्रोक्साइड का निर्माण है वो कर लेती है। आगे इसकी रिएक्शन है वो दे रखी है कि सोडियम और पोटेशियम है ठंडे जल से अभिक्रिया करते हैं। सोडियम पोटेशियम जैसे धातु ठंडे जल से तेजी से अभिक्रिया करते हैं। सोडियम पोटेशियम अभिक्रिया तेज तथा उष्माक्षेपी होती है। इससे उत्सर्जित हाइड्रोजन है वो तत्काल है वो प्रज्वलित हो जाता है। दे रखा है कि पोटेशियम है जल से रिएक्शन करके क्षार का निर्माण कर रहा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसके साथ साथ है वो हाइड्रोजन गैस का निर्माण कर रहा है, इसके साथ ही उष्मा है वो निकल रही है। और इसी प्रकार दे रखा है कि सोडियम है ये जल से रिएक्शन करके सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कर रहा है और इसके साथ ही ये हाइड्रोजन गैस का निर्माण है वो कर रहा है। आगे दे रखा है पानी के साथ कैल्शियम है वो क्या प्रतिक्रिया करता है। तो पानी के साथ कैल्शियम की प्रतिक्रिया में कम हिंसक होती है। हाइड्रोजन आग पकड़ने के लिए विकसित गर्मी पर्याप्त है वो नहीं होती है। तो कैल्शियम है वो सोडियम और पोटेशियम की तुलना में कम प्रज्वलित पदार्थ होता है। और कैल्शियम है ये जल से रिएक्शन करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है और इसके साथ ही साथ है हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। कैल्शियम है इसमें तैरने लगता है क्योंकि हाइड्रोजन के बुलबुले हैं धातु की सतह से चिपक जाते हैं। आगे दे रखा है गर्म पानी के साथ धातुओं की क्या रिएक्शन होती है। मैग्नीशियम ठंडे जल से अभिक्रिया नहीं करता है। यह गर्म पानी के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस है वो बनाता है।
हाइड्रोजन गैस के बुलबुले हैं, इसकी सतह से चिपकने के कारण ये भी तैरने लगता है। कैल्शियम की तरह ये भी तैरता है क्योंकि इसके अंदर है वो हाइड्रोजन गैस के बुलबुले हैं, वो इसकी सतह से चिपक जाते हैं। तो अब देख लो कि जल के साथ है धातु की कैसे कैसे अभिक्रिया होती है। धातु है वो जल से अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाता है, इसके साथ ही हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। आगे धातु ऑक्साइड है वो जल से अभिक्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड बनाता है। इसमें हम देखेंगे कि सोडियम पोटेशियम ये ठंडे जल से अभिक्रिया कर लेते हैं और सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है, इसके साथ ही हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। और कैल्शियम है ये थोड़ा धीरे रिएक्शन करता है और इतना हिंसक प्रकृति का है वो नहीं होता है। और कैल्शियम है वो बाद में इस विलियन में वो तैरने लगता है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन गैस के बुलबुलों के रूप में है वो चिपक जाती है इसके साथ में। और मैग्नीशियम है वो ठंडे जल से भी अभिक्रिया नहीं करता है, ये गर्म पानी से वो रिएक्शन करता है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस है वो निर्माण करता है। आगे दे रखा है धातुओं की भाप के साथ रिएक्शन। एल्यूमिनियम है, आयरन है, जिंक जैसी धातु न तो ठंडे और गर्म पानी से प्रतिक्रिया करती हैं, लेकिन वो भाप के साथ है वो रिएक्शन करके धातु ऑक्साइड है और हाइड्रोजन का निर्माण करती है। मतलब ये एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक है ये गर्म या ठंडे जल से अभिक्रिया नहीं करती, ये जल के जो भाप होता है उससे है वो रिएक्शन करती है। तो एल्यूमिनियम है ये भाप से रिएक्शन करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड का निर्माण करती है और इसके साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस बनती है। और आयरन है ये भी जल के भाप से रिएक्शन करके Fe3O4 का निर्माण करती है और साथ में हाइड्रोजन गैस है उसका निर्माण होता है। आगे दे रखा है कुछ धातुएं जल के साथ अभिक्रिया ही नहीं करती हैं, जैसे कि सीसा हो गया, तांबा हो गया, चांदी हो गई, सोना हो गया। मतलब ये सोना, चांदी, तांबा वगैरह है ये जल से बिल्कुल भी रिएक्शन है वो नहीं करती हैं। आगे देख रखा है अम्लों के साथ धातुओं की प्रतिक्रिया। अम्ल है वो धातुओं से कैसे रिएक्ट है वो करते हैं। तो धातुएं अम्लों से अभिक्रिया करके संगत लवण और हाइड्रोजन गैस देती हैं। कोई भी मेटल हो गया ये एसिड से रिएक्शन करके साल्ट और हाइड्रोजन है वो बनाते हैं। आगे रिएक्शन देख लेते हैं इसकी। जब कोई धातु नाइट्रिक एसिड से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस नहीं बनाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड एक मजबूत ऑक्सीकारक एजेंट है। ये उत्पादित हाइड्रोजन को पानी में ऑक्सीकरण करता है और स्वयं किसी नाइट्रोजन ऑक्साइड N2O है, NO है या NO2 में कम हो जाता है। लेकिन मैग्नीशियम और मैंगनीज अत्यधिक तनु HNO3 के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस है वो बना देते हैं। आगे दे रखा है एक्वारेजिया। एक्वारेजिया क्या होता है? एक्वारेजिया है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl और नाइट्रिक अम्ल का एक विलयन है जिसके अंदर HCl है वो 3 अनुपात के रूप में होता है। मतलब 75% HCl होता है और 25% है वो नाइट्रिक एसिड होता है। मतलब 3:1 के रूप में है वो HCl और नाइट्रिक एसिड है वो इसके अंदर एक्वारेजिया में पाया जाता है। मतलब 75% है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाएगा और 25% है वो नाइट्रिक एसिड हो जाएगा। 75% हाइड्रोक्लोरिक और 25% नाइट्रिक एसिड के बने विलयन को एक्वारेजिया कहते हैं। ये सोना भंग कर सकता है, भले ही इसमें कोई भी अम्ल है वो अकेले ऐसा नहीं कर सकता है। एक्वारेजिया अत्यधिक संसर्ग धुआंधार तरल पदार्थ हैं। ये उन अभिकारकों में से एक है जो सोने और प्लेटिनम को घोलने में भी सक्षम है। मतलब सोने और प्लेटिनम है जो कि आसानी से घुलते नहीं है, एक्वारेजिया है ये इनको है आसानी से घोल सकता है। और एक्वारेजिया क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक एसिड है इनका एक बना विलयन होता है जिसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक है वो 75% होता है और नाइट्रिक एसिड है वो 25% पाया जाता है। आगे दे रखा है अन्य धातु नमक के साथ धातुओं की प्रतिक्रिया। अत्यधिक प्रतिक्रियाशील धातुएं कम प्रतिक्रियाशील धातुओं को उनके यौगिकों से घोल या पिघले हुए रूप में विस्थापित कर सकते हैं। इसके विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आपने फर्स्ट चैप्टर के अंदर विस्थापन अभिक्रिया के बारे में पढ़ा था कि अधिक क्रियाशील धातुएं हैं वो कम क्रियाशील धातुओं को विस्थापित कर देती हैं। यहाँ पर सक्रियता श्रेणी दे रखी है कि कौन कौन सी धातु हैं वो ज्यादा एक्टिव है, कौन सी धातु हैं वो कम एक्टिव है। इसमें देखेंगे आप कि पोटेशियम है सबसे अधिक क्रियाशील होती है, फिर सोडियम है, फिर कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, आयरन है, लेड है, हाइड्रोजन है, कॉपर है, मरकरी है, सिल्वर है, गोल्ड है। गोल्ड ये सबसे कम क्रियाशील होती है और पोटेशियम है सबसे अधिक क्रियाशील होती है।
तो ये धातुओं की क्रियाशीलता का क्रम दे रखा है कि अधिक क्रियाशील है ऊपर होती हैं और कम क्रियाशील धातुएं होती हैं और नीचे होती हैं, और अधिक क्रियाशील धातुएं वो कम क्रियाशील धातुओं को प्रतिस्थापित कर देती हैं, जिससे विस्थापन रिएक्शन होती है। आज के लिए बच्चों इतना ही। आगे का चैप्टर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। आगे चैप्टर में संयोजकताएं, आयनिक यौगिक हैं, इनको बारे में वो अगले वीडियो में देखेंगे। आप हमारे साथ